हेलो एवरीवन, वेलकम टू गरगायस अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू अखबार के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं या न्यूज़ में जो चीज़ें हैं विथ रिस्पेक्ट टू आवर यूपीएससी एग्ज़ाम। और आज का जो अखबार है 10 जून का, उसको हम डिस्कस करेंगे एंड डेफिनेटली वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एंड यूपीएससी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के हिसाब से, सो दैट इट कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। और एक चीज़ आज के अखबार में बहुत सी जो चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसको अगर आपकी हैबिट है, जिसको मैं डेफिनेटली हमेशा ही कहता हूँ नोट मेकिंग की, तो डेफिनेटली डू दैट, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको जो है हेल्प करेगा। जैसे ये फर्स्ट न्यूज़ ही प्रेसिडेंशियल पोल के लिए है, तो इसमें हम बेसिकली किस तरीके से एक बर्ड्स आई व्यू हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट का इलेक्शन। इलेक्टोरल कॉलेज जो बेसिकली जो कंस्टिट्यूट करता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है, प्लस अगर कोई डिस्प्यूट है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उसको कौन सेटल करता है, इम्पीचमेंट की बात करें अगर प्रेसिडेंट की, और किस तरीके से जो इम्पीचमेंट में कौन कौन लोग साथ रहते हैं और कौन कौन लोग वोट करते हैं जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। विथ अगर हम बात करें कहीं ना कहीं जब प्रीलिम्स में, तो कभी कभी क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही माइनर चेंजिंग करके जो है क्वेश्चन को पुटअप कर लेता है प्री एग्ज़ाम स्पेशली, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको जो यूपीएससी का 2023 का जो प्री होगा उसमें आपको सपोर्ट करेगा। और अगर आप 2022 के मेंस को देने जा रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि डेफिनेटली आप कट ऑफ के ऊपर रहेंगे और मेंस की तैयारी और मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि नॉमिनल हेड है, प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। तो उसको हम बात करेंगे। प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए खुद हम जो सिटीज़न हैं, हम जो जनता है देश की, वो खुद स्वयं आगे आके वोट नहीं करती है, इनडायरेक्टली जो है उसको इलेक्ट किया जाता है। कौन कौन इसमें वोट करता है? इसमें जो सिस्टम है वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, जो आज का आर्टिकल है ना, वो बेसिकली बात कर रहे हैं कि कब से इलेक्शन होगा, रिजल्ट कब घोषित होगा, अगर काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है तब कब करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन इस बैकग्राउंड में हमको, हमारे लिए तो ठीक है ये चीज़ जान लिया, लेकिन यहाँ पे हमको समझना है कि ये जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है ना, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। समझ रहे हैं आप? इसमें क्या एक तरीके से जो रैंकिंग सिस्टम दी जाती है, जिसमें आप 1 रैंक पे, 2 रैंक पे, 3 रैंक पे, 4 रैंक पे, इस तरीके से जो है चीज़ों, मैं एक बहुत डीप नहीं जाऊंगा कि सिस्टम कैसे वर्क करता है। कभी अगर मौका लगा तो डेफिनेटली समझाना चाहूँगा कि सिस्टम कैसे वर्क करता है, लेकिन इन ब्रीफ एक समझने का बताऊँ तो जैसे कि पहले इसका जो है पूरा जो चेक होगा, चीज़ें चेक होंगी किस तरीके से 1 की है, ज़रूरत पड़ती है तो फिर 2 के लिए रैंकिंग चेक होगी कि क्या नंबर 2 जो है क्वालिफाई कर रहा है, फिर जो है कहीं आगे जो है वो पास ऑन होते जाएगा, उस तरीके से जो है। और ये जो होता है सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है ना। सीक्रेट बैलेट मतलब कि ओपनली नहीं कि हम किसको वोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लगे हम बताने के लिए। तो ये जो ओपन वोटिंग जो है यहाँ नहीं होती, ओपन वोटिंग जो है यहाँ नहीं होती है। अब यहाँ बात होती है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है हु ऑल कैन वोट, कौन कौन वोट कर सकते हैं। तो एक चीज जो सबसे जरूरी है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, और फिर जो आपके एमएलए हैं स्टेट्स के जो एमएलए हैं वो वोट करते हैं, है ना। और यूटी के केस में अगर देखा जाए तो दिल्ली वाले वोट करेंगे, दिल्ली से जो एमएलए हैं, पुडुचेरी वाले करेंगे, और अब आने वाले जो है समय में जो जेएनके जो यूनियन टेरिटरी है, जब उसके इलेक्शन सारी चीज़ें हो जाती हैं तब वो भी वोट करेंगे। अब
हाँ, ये हमने समझा कि किस तरीके से हु ऑल कैन वोट। अब बात आती है क्या जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, नॉमिनेटेड मेंबर हैं कहाँ के, लोकसभा के और राज्यसभा के, क्या वो वोट कर सकते हैं? इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है नो, है ना, दे कांट वोट। सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, वही वोट कर सकते हैं। जो एमएलएज हैं, स्टेट के इलेक्टेड एमएलएज हैं, वो वोट कर सकते हैं। जो यूटीज़ में जो एमएलएज हैं, जहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ के लोग वोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमएलसी कांट वोट। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एमएलसी जिनको बोला जाता है, वो वोट नहीं कर सकते हैं किसमें? प्रेसिडेंट के चुनाव में। सो दे कांट वोट इन प्रेसिडेंट वोट सिस्टम, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, है ना। तो अब उसके बाद जो नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं कर सकते, एमएलसी वोट नहीं कर सकते, हमने देखा। अब अगर हम देखें कि इंट्रोडक्शन, क्योंकि देखिए एक नॉमिनल हेड है और हेड ऑफ द कंट्री, अगर हमारा जो नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री इतनी बड़ी पोस्ट है, इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत इजी कंटेस्ट, जो इलेक्शन में कंटेस्ट करना हो वो बहुत इजी गोइंग अगर बना देंगे तो कोई भी जो है खड़ा हो जाएगा। और उसके लिए जो है कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक पद की गरिमा जो है मेंटेन करने की भी अगर बात करें तो एक इंट्रोडक्शन सिस्टम जो है होना चाहिए, है ना, इंट्रोडक्शन सिस्टम। अब इंट्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? अगर इंट्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्शन सिस्टम, ये जो कैंडिडेचर है ना, जो कैंडिडेट हैं, है ना, तो जो कैंडिडेट हैं, तो कैंडिडेट्स का जो कैंडिडेचर है उसको जो है अनाउंस करते हैं, उसको जो है सामने रखते हैं। कौन? 50 मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, जो 50 मेंबर्स हैं वो प्रपोज करते हैं किसी का कैंडिडेचर, प्लस उसके पीछे प्लस 50 सपोर्टर्स भी होने चाहिए। 50 लोग जो है प्रपोज करेंगे, 50 लोग उसको सपोर्ट में रखेंगे, तो एक तरीके से 100 लोग जो है आपके फॉर्म में होने चाहिए। तो ये एक जो चीज़ है, कहीं ना कहीं ये क्लॉज है कि पद की गरिमा भी मेंटेन करें, प्लस इतना आसान नहीं है उसके जो है इलेक्शन में कंटेस्ट करना। तो कंटेस्ट करना भी एक खुद में जो है आपको एक सपोर्ट की आवश्यकता है। उस सपोर्ट को पाने के लिए आपको उतना ईजी नहीं है उस चीज़ों को देखा जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको जो है कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट प्रोसेस एक बनाया गया है, या यूँ कहें जो पद के हिसाब से होना चाहिए उस तरीके से इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है। अब अगर हम बात करें कि इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट है, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट है, तो वो डिस्प्यूट कहाँ सुना जाएगा, कहाँ सॉल्व होगा, वो डिस्प्यूट को कौन सुनेगा? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगी, डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ही जो है उस चीज़ों को टेकअप करेगी, है ना। अब अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के, देखिए यहाँ पे इन शॉर्ट हम एक तरीके से प्रेसिडेंट का रूल्स, इलेक्शंस, इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का किस किस तरीके से, किस सिस्टम से वोटिंग होती है, एक तरीके से मैं बता रहा हूँ। ये आज के न्यूज़ में नहीं है, लेकिन आने वाले जो न्यूज़ हैं, और ये हमेशा से इतना इम्पॉर्टेंट पद है कि वो हमेशा से आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। अब अगर हम बात करें इम्पीचमेंट की, अगर हम बात करें इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये कैसे हो सकता है? ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑन वायलेशन, किस चीज़ का वायलेशन? कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। इस चीज़ को जो है आपको समझना है कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। इम्पीचमेंट की अगर हम बात करें तो इसका जो ग्राउंड्स है वो वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो ग्राउंड है ना। और इसमें इम्पीचमेंट में हु ऑल कैन वोट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग है
डेफिनेटली अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट करिए। इसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों जो है इसमें वोट करते हैं। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों जो है, दोनों कौन, लोकसभा के मेंबर्स प्लस राज्यसभा के मेंबर्स दोनों वोट करते हैं। एमएलए का कोई पार्ट इम्पीचमेंट में नहीं होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई पार्ट नहीं होता है, एमएलसी का कोई पार्ट नहीं होता है। ये चीज़ कभी ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं बच्चों के दिमाग में, और प्री में ऑलरेडी प्रेशर में जब क्वेश्चंस आते हैं, प्रेशर होता है एग्जामिनेशन का, सॉल्व करने का, क्रैक करने का, उसमें कहीं ना कहीं कभी कभी ये दिक्कत होती है। इम्पीचमेंट में इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ वोट करते हैं प्लस इलेक्शन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड जो है वो वोट करते हैं। इम्पीचमेंट में एमएलए का कोई रोल नहीं होता है, एमएलसी का कोई रोल नहीं होता है, इलेक्शन में एमएलए का वोट होता है। ये चीज़ें थी, है ना। अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन, बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या प्रेसिडेंट का इंडिया में भी डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए जैसे यूएस में होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारा जो प्रेसिडेंट है, डेफिनेटली वो भी मेंबर ऑफ पार्ट है पार्लियामेंट का, लेकिन अब अगर हम बात करें जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। अगर इसका भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा और पीएम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा, तब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, डिस्प्यूट की। तब आएगी डिस्प्यूट जो है वो कहीं ना कहीं आ सकता है, वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जो है रियल हेड है, प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड है। इस खबर के माध्यम से इन शॉर्ट इन ब्रीफ हम समझे प्रेसिडेंट का एक ओवरऑल जो सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं, उसको हमने समझने का प्रयास किया यहाँ पे। अब अगर हम बात करें ये जो आर्टिकल है आज के द हिंदू में, उसके हिसाब से हम बात करें कि क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, किस टाइप की बातें हो रही हैं और किस एग्रीमेंट को जो है यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो जो एग्रीमेंट है वो क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी। कब साइन हुई थी ये कब साइन हुई थी? ये साइन हुई थी 1960 में। इंडिया की तरफ से कौन था इसको साइन करने वाला? इंडिया की तरफ से कौन था साइन करने वाला? और पाकिस्तान की तरफ से कौन था साइन करने वाला? इंडिया की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, और जो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उस समय वो अयूब खान थे। उन दोनों लोग में नेगोशिएट किया। नेगोशिएशन का कौन पार्ट प्ले किया था एज अ मीडिएटर या बीच में आके सेटलमेंट कराने का? वर्ल्ड बैंक। ये जो सेटलमेंट हुआ कहीं ना कहीं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो था वो वर्ल्ड बैंक का था, जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कहीं ना कहीं, और यहाँ तक कि यूएस प्रेसिडेंट भी जो है इस ट्रीटी को जो एग्जिस्टेंस में आया 1960 में, तो उन्होंने एक सर्व्ड एज अ वन ब्राइट स्पॉट, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट एक तरीके से जो है बोला दोनों कंट्री के लिए। अब अगर हम बात करें इंडस वाटर जो ट्रीटी है ये किस चीज़ की है, ये किस चीज़ पे बेस करती है? ये बेस करती है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए यहाँ पे बात होती है इस ट्रीटी में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए बात करती है। तो जो रिवर्स हैं, वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, चेनाब एंड झेलम, ये जो है वेस्टर्न रिवर्स जो है पाक को एलोकेट किया गया है। ईस्टर्न रिवर जो रवि, ब्यास, सतलज है ये इंडिया को कहा गया है। देखिए वाटर रिसोर्स जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है ना, किसी के भी जीवन का एसेंशियल पार्ट है, जिसका रोल हमारी लाइफ में, हमारी इकॉनमी में, है ना, हमारे डेवलपमेंट्स में, हमारे इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में, हर चीज़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। पानी पीना है तो पानी पीना है,
खेती में पानी का उपयोग है तो पानी का उपयोग है, उसमें कोई सब्स्टिट्यूट जो है सामने नहीं दिखता है, ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट है लार्जर लेवल पे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो कि डिस्पाइट बहुत सारे डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट के बाद भी ये जो ट्रीटी है वो सक्सेसफुली जो है कहीं ना कहीं वो रन कर रही है। कुछ मतभेद तो डेफिनेटली हर एक एजेंडास पे होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो एक बहुत ही सक्सेसफुल जो है एक ट्रीटी है जो वर्ल्ड जो है इसको देखता है। तो एक फॉलोइंग द 118th मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्राइजिंग द इंडस कमिश्नर इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए परमानेंट इंडस कमीशन की यहाँ बात हुई, फिर यहाँ बात हुई इंडस कमिश्नर की, जो कि इसके जो मीटिंग को देख रहे हैं इंडिया की तरफ से एंड पाकिस्तान की तरफ से, दोनों तरफ के मेंबर्स हैं, जो कि 30 एंड 31 2022 को दिल्ली में हुआ। ये इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्ट करना स्ट्रगल एंड हाई स्टेक्स की दो कंट्री का एक कहीं ना कहीं एक जो रिफ्ट या जो भी डिफरेंसेस रहे हैं, है ना, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जैसा हमने डिस्कस किया कि ये चीज़ें बहुत हद तक स्मूथली जो है चलती आई हैं। द ट्रीटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है क्या, एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म। कोऑपरेटिव मतलब एक तरीके से एक मिडिल वे, या कह सकते हैं एक बीच का रास्ता, जिसमें दोनों साथ मिलके जो है चीज़ों को आगे बढ़ाएं फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है एक बहुत वाइटल जो है पार्ट प्ले करता है इस ट्रीटी का, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल है जो हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये जो पार्ट है, इसके बगैर सक्सेसफुल होना एक बहुत बड़ा टास्क होगा। तो जो बिटवीन द टू कंट्रीज रिगार्डिंग द यूज ऑफ वेस्टर्न रिवर की बात करें, हमने देखा इंडस, झेलम एंड चिनाब है, और एलोकेटेड टू पाकिस्तान, ईस्टर्न रिवर रवि, ब्यास एंड सतलज एलोकेटेड टू इंडिया। हाउएवर दिस ट्रीटी also underline the provisions allowing each country to use the rivers allocated to others for certain purposes। तो इसमें क्या है, इसके जो क्लॉजेस की यहाँ बात हो रही है कि कुछ क्लॉजेस ऐसे हैं जो दूसरे कंट्री को भी एलोकेटेड हैं, लेकिन कुछ जो यूसेज है ना, कुछ जो यूसेज है वो परमिटेड है, कुछ जो यूसेज है वो परमिटेड है। जैसे इरिगेशन के लिए, इरिगेशन डायरेक्ट लिंक किससे है, एग्रीकल्चर से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली का प्रोडक्शन से, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन से। तो हम बिजली को जनरेट कर सकते हैं, हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ें जो हैं भले दूसरे को एलोकेटेड है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस ईयर जब कमीशन दो बार मिली, एक मार्च में मिली, कब, इस्लामाबाद में, और एक मई में मिली जो कि न्यू दिल्ली में। दोनों ही कंट्री जो है डिफरेंट पोजीशन पे थी। जब पाकिस्तान ने रेज किया ऑब्जेक्शन, किस चीज़ पे ऑब्जेक्शन रेज किया पाकिस्तान ने, रिगार्डिंग द टेक्निकल डिज़ाइन, किस चीज़, किशन गंगा का 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट एंड राटल का जो 850 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है, लोकेटेड कहाँ, ऑन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम एंड चिनाब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिग्नेटेड एज वेस्टर्न रिवर्स, क्योंकि झेलम एंड चिनाब ये वेस्टर्न रिवर्स हैं। यहाँ पे हम जो प्रोजेक्ट्स की यहाँ बात हो रही है, इसको पाकिस्तान जो है अपोज कर रहे हैं। हाउएवर आर्टिकल की यहाँ पे देखिए बात हो रही है, ये जो आर्टिकल इंडस वाटर ट्रीटी में जो ये आर्टिकल हैं, आर्टिकल 3 की यहाँ बात हो रही है, यहाँ आर्टिकल 7 ऑफ द ट्रीटी की बात हो रही है। इंडिया इज permitted to construct hydroelectric power facilitated on these rivers subject to constraints specified in annexure। अगर जो भी कंस्ट्रेंट है, जो रुकावट है, वो annexure में ट्रीटी में दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं तो आप कर सकते हैं। ऑल्दो देयर आर मेनी आउटस्टैंडिंग इश्यूज, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। द ट्रीटी इज इंपॉर्टेंट इन मेनी लेसन्स कैन बी डॉन। जैसे ट्रीटी इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग एंगेजमेंट बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग नेशन। देखिए कितने डिफरेंसेस हैं, उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो है, जो एक फ्रेमवर्क ऑफ कॉपरेशन है वो रन करता जो है, वो स्मूथली चलते हुए जो है दिखाई देता है। देयरफॉर द ट्रीटी इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव एग्जांपल ऑफ वाटर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन इन रीजन एंड द वर्ल्ड। तो ये डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस एक सक्सेसफुल जो हमने बात करी, इसको देखा जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड में, है ना। और एक 118th बायलेटरल मीटिंग जो है,
ये कहीं ना कहीं इसको जो चीज़ें हैं एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को पुटअप कर सकते हैं। बिकॉज सबको पता है कि इंडिया है, पाकिस्तान है, दोनों ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और कहीं ना कहीं जो भी वाटर की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक टर्म्स में हम बात करें, एग्रीकल्चर की हम बात करें, डेवलपमेंट की हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें, ये सारी चीज़ से जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। अब यहाँ पे टाइज की बात हो रही है, किस टाइज की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्टली सीधे सीधे इंडिया एंड ईरान, इंडिया एंड ईरान की बात हो रही है ना। अब यहाँ पे इसको हम कई कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, है ना, कई कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। एक, जब यूएस ने सैंक्शंस इम्पोज किए किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, तब फिर क्या किया इंडिया ने? जितने भी जो ट्रेड रिलेशंस हैं, है ना, जो ट्रेड हैं वो सीधे रिड्यूस कर गए। ऑलमोस्ट जो 17 बिलियन पे करते थे वो 2 बिलियंस पे आ गए। कब से? 2019 से। उसके बाद कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस हैं, न्यूक्लियर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं ईरान के पास, है ना, जो सैंक्शंस की वजह से जो अपना ह्यूज पोटेंशियल है, जो ह्यूज पोटेंशियल है ईरान का डेवलपमेंट को लेके, वो कहीं ना कहीं जो है क्योंकि आपको पता है यूएस में जो भाई जो बिजनेसेस हैं और जो ज्यूज़ का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो उसके एस्पेक्ट से देखें, इज़राइल के एस्पेक्ट से देखें, तो कहीं ना कहीं जो है जो यूएस है वो इस चीज़ को कभी नहीं चाहता था, इसीलिए बहुत सारे जो सैंक्शंस लगे, ट्रेड के लिए भी बोला गया, मना किया गया, तो इंडिया ने पुल बैक कर लिया। जो ऑयल था, है ना, जो ऑयल की अगर हम बात करें तो ऑयल इंडिया जो है एक सबसे बड़ा जो पार्टनर ग्रुप में ईरान आता था, वो जो है चीज़ें ख़त्म हो गई। और कहीं ना कहीं इसके बाद ईरान जो है वो चाइना के साथ जो है जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, है ना, जो भी चीज़ें हैं उसको जो है बढ़ावा देने की बात सामने दिखाई देने लगी। और इंडिया एंड ईरान का सिर्फ और सिर्फ ट्रेड रिलेशन ही नहीं है। इंडिया एंड जो रिलेशंस, ठीक है आज के डेट में ट्रेड कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे कल्चरल जो बॉन्डिंग है ना, जो कल्चरल बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है ना, जो कल्चरल बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है बिटवीन इंडिया एंड ईरान। एंड अगर हम बात करें डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से, तो जो छाबर पोर्ट है ना, छाबर पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसकी, एक जो उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। अब उसकी मदद से क्या है कि अगर इंडिया को केटर करना है, किसको? इंडिया को अगर केटर करना है सेंट्रल एशिया को, तो सेंट्रल एशिया का जो रूट है जाने का वो ईरान के थ्रू, जो कि छाबर पोर्ट जो है उसके थ्रू इजीली इंडिया जा सकता है ना। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, जो रेल प्रोजेक्ट्स हैं उसकी बात हो रही है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है दिया हुआ है कि रशियन ऑयल इंपोर्ट को अगर स्क्वीज डाउन करना है तो कहीं ना कहीं और जो मार्केट्स हैं इंडिया के, जो पुराने मार्केट्स से उसको जो क्लोज किया गया है उसको अलाउ किया जाए ताकि हम ट्रेड उनसे कर पाएँ, अगर हमको रशियन ऑयल इंपोर्ट जो है उसको रिड्यूस करना है। और इंडिया जो है कहीं ना कहीं जो ईरान का जो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर का जो विज़िट था वो एक कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट प्ले करता है। जो भी रिसेंट जो कंट्रोवर्सी थी, मैं उसके अंदर नहीं जाऊँगा, उसके कंट्रोवर्सी के बाद में एक ओआईसी जो मेंबर है ना, उसका जो किसी भी ओआईसी के मेंबर का जो फर्स्ट विज़िट था इंडिया के अंदर में, और एक तरीके से देखा जाता है। अब देखिए अगर हम बात करें, इसको एक और एस्पेक्ट है ऑयल डिपेंडेंसी का। देखिए आज के डेट में जो हमारी ऑयल डिपेंडेंसी है वो किसी कंट्री के ऊपर जैसे इतनी ज़्यादा है ऑयल डिपेंडेंसी, तो खुल के जो हम अपने रिलेशंस हैं, अपने जो चीज़ें हैं, अपने जो जो हमारे रेगुलेशंस हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डिक्टेट नहीं कर पाते हैं, उसको हम मैनेज करने में कहीं ना कहीं कभी कभी चीज़ों को चैलेंजेस आते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों में चैलेंजेस आते हैं, है ना। तो ऑयल डिपेंडेंसी कैसे हम कम कर सकते हैं या हमारी कंट्री क्या क्या कर रही है? एक, इथेनॉल जो ब्लेंडिंग की बात हो रही है।
अभी रिसेंट न्यूज़ में था, उसको हम लोग ने कवर भी किया था कि इंडिया ने 10% जो अचीवमेंट की बात हुई, किस तरीके से जो पास्ट का अचीवमेंट था उसकी बात हो रही है, किस तरीके से हम 20% की बात कर रहे हैं, किस तरीके से ये हमारे डिफरेंट स्टेजेस में हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी डिपेंडेंसी को जो है कम करता है, हमारे इंपोर्ट को बहुत कम करता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज को जो है कहीं ना कहीं रिजर्व को जो है बढ़ाता है। ये चीज़ों की जो है बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं ईवीज़ की, तो ईवीज़ मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अगर हमको आज 200 गाड़ियाँ एक जगह अगर चार्ज करनी है, जब लोगों को पेट्रोल भराने में भी इतनी जल्दी है, 200 गाड़ियाँ भी अगर चार्ज करनी है एक सिंगल पॉइंट पे, तो कहीं ना कहीं एक हमारे लिए ये जो है एक बहुत बड़ा टास्क है इस समय। तो हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत प्रॉपर डेवलप करना होगा। हमको अपने जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको और इंक्रीज करना होगा, और ईवीज़ के ऊपर जो है चाहे उसकी प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो, है ना, उसको और रिड्यूस करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं? जब हम मास प्रोडक्शन करेंगे, जब इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट में पूछेगा, मैं बता दूंगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की अगर हम बात करते हैं तब हम मास प्रोडक्शन की बात करते हैं, लार्ज प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है आपका COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका रिड्यूस करता है। तो जो प्राइसिंग है आज की डेट में, अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो वो महंगी है। आज की डेट में अगर सोलर पैनल है, आज तो हम बना रहे हैं अपने पास, लेकिन वो महंगा है। उसके अडॉप्शन कॉस्ट, उसकी जो अडॉप्शन कॉस्ट है, वो जो है कॉस्टिंग आज भी हाई है। उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? उसका जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करेंगे तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो कम होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे हम कम कर सकते हैं? जब हम मास स्केल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तब हम इसको कम कर सकते हैं। देखिए, खबरों को आप एज इट इज़ एनालाइज करेंगे तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें जो कनेक्टिविटी है वो लॉस हो जाए। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि रिलेवेंट जो है इन खबरों से उस चीज़ों को भी कहीं ना कहीं आपको जो है इस चीज़ों को पहुँचाते रहूँ। यही जो लिखा है, जो हमने डिस्कस किया कि 2 बिलियन पे आ गए हम ईरान के ट्रेड में 17 बिलियन से, है ना। और कहीं ना कहीं छाबर रेल प्रोजेक्ट की बात करें, इसको ट्रेड को इम्प्रूव करने की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो कट हुआ ईरानियन एंगेजमेंट में सैंक्शंस की वजह से, और जो हमारे जो टाइज हैं वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा हिट हुए। जब कैसे और ज़्यादा डिक्रीज करें? क्यों? जब हम इजराइल, इंडिया, UAE, US ग्रुपिंग को जो हम एक तरीके से जो हम आने लगे, तो भी कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस जो हैं वो एक जो है थोड़ा सा डिक्रीज करे, या यूँ कहें कि कहीं ना कहीं जो है उसमें जो है प्रॉब्लम आई। और इस तरीके से हम देखें आज के इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कि किस तरीके से हमको एनालाइज करना था अपने UPSC के पर्सपेक्टिव से। उस चीज़ों को हमने देखा, एनालाइज किया, और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली लेट मी नो। इस चीज़ों को एनालाइज करें, नोट मेकिंग करें, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड डेफिनेटली कमेंट करें और अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।